खेती विरासत मिशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम मिल रहे हैं हमारे धीरज रेनवा भाई साहब से। तो धीरज रेनवा भाई साहब काफ़ी समय से खेती विरासत मिशन की फिलॉसफी के साथ जुड़े हुए हैं और इस बार इन्होंने जैविक कपास का भी अनुभव लिया है, नॉन बीटी नरमे का। तो इनसे हम थोड़ी सी वार्तालाप करते हैं। तो धीरज भाई, पहले हमारे दर्शकों की तरफ से आपको नमस्कार। नमस्कार जी। आप अपना थोड़ा सा परिचय देके और इस साल जो आपने नॉन बीटी का कल्टिवेशन किया है नरमे का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम धीरज रेनवा है और मैं अभी करीबन 3-4 साल से ही खेती बाड़ी से जुड़ा हूँ। इससे पहले मैं खेती से इतना मतलब कि पारिवारिक रूप से तो खेती से हमेशा से जुड़े रहे हैं, बट मैं खेती में इन्वॉल्व नहीं था। और मेरे को लगता है मेरे एक इंस्पिरेशन थी कहीं ना कहीं जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती के प्रति, जिसको बिना केवीएम के सपोर्ट के और अपने गांव में जो कि सिटी से या बड़े शहरों से काफ़ी दूर है, पंजाब के मतलब कि बॉर्डर के नज़दीक है, तो मुझे नहीं लगता कि बिना केवीएम के सपोर्ट के ये पॉसिबल था। और पिछले 3 सालों से एक्टिवली केवीएम जो कार्य कर रही है, जिस प्रकार आप वॉलंटियर के रूप में, केवीएम के कार्यकर्ता के रूप में या अन्य सदस्य जो आते रहे हैं और जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, तो उसी के द्वारा यही है, कोशिश यही है कि भाई प्राइमरीली कि भाई अपने रिक्वायरमेंट के लिए फूड जो है खेती जो करी जाए, जिसमें जैविक खेती अपने यूज़ के लिए हो। और भी कई एक्सपेरिमेंट तरह तरह की कोशिश करी है करने, कुछ सफल भी रहे, कुछ फेल भी हुए। और ये बेसिक सा एक्सपीरियंस है। इस बार जैसा आप आए थे और जो कॉटन का सीड जो मिला तो वो लगाया, और ये मतलब कि ब्रॉडर एक एक्सपीरियंस है जी। हम आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि धीरज रेनवा भाई भी इस बार चाहते हैं कि उनके खेत में जो नॉन बीटी नरमा उगा है उसका ये कपड़ा बनवाएं। तो ये प्रेरणा कैसे धीरज भाई आपको मिली, इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइए हमें। जी सौरभ जी, एक तो कॉटन से मेरे को ध्यान है, मैं 2018 में खेती में आया था और उस समय सरसों मैंने फर्स्ट टाइम लगाई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्रॉप थी वो भी मैंने जैविक में सुरेंद्र पाल जी से सीड लिया था रुई का, और वो मैंने लगाया था। तो वो ग्रो अच्छा किया, लेकिन उसके जितने भी प्रोड्यूस रही वो सारी गिर गई बिकॉज ऑफ उसमें जो मैं स्प्रे या कुछ यूज़ नहीं कर पाया था वो। और बाकी खेती तो हमारी जैसे केमिकल में मतलब कि काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है केमिकल खेती का है, तो वो भी मैं करता हूँ। लेकिन और उस समय मैंने भी निश्चय किया था कि भाई जब तक इसमें कामयाबी प्राप्त नहीं होती तो एटलीस्ट कुछ हिस्से पे मैं ज़रूर जो है कॉटन का जो क्रॉप है वो मैं अवश्य कोशिश करूँगा कि जैविक में हो। बिकॉज इसमें एक मतलब कि एज ए फार्मर जिसकी आय जो है पूरी तरीके से खेती पे निर्भर है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी निकाल पाना वो बड़ा एक चैलेंज है। बट जब तक किसान ही ट्राई नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता वो पॉसिबिलिटी हो पाएगी जी। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने इस बार भी लगाया थोड़ा एरिया, करीबन आधा पौना किले के आसपास का एरिया जो है कॉटन लगाया। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि भाई जितना मुझे उसमें एफर्ट करना चाहिए था, जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए था, वो भी मैं नहीं रख पाया। और लेकिन बिना कुछ ज़्यादा उसमें एफर्ट करे भी ठीक है, उसमें एक औसत सा मेरा अंदाज़ा है, अभी मैंने खैर तोला नहीं है, बट मेरे अंदाजे से शायद 3-1 क्विंटल के आसपास उसकी प्रोड्यूस शायद होगी, 2.5-3 क्विंटल के आसपास आधे पौने किले के अंदर होगी। तो मुझे लगता है वो एक तरीके से देखा जाए जिसमें पानी भी जो है वो कैश क्रॉप यानी जो बाकी कॉटन था उसको ज़्यादा दिया गया जी। और इसमें पानी की भी कमी रही। स्प्रे भी कोई मैंने ऐसी खास इस बार भी कोई मैं यूज़ नहीं करी, और ना ही कोई फर्टिलाइज़र मतलब कि जो ऑर्गेनिक अपने जैसे गोबर की खाद या रूढ़ी जो डाली जाती है वो भी नहीं डाली। लेकिन फिर भी जो है प्रोड्यूस मुझे लगता है कि एक ठीक है, अगर उस पर एफर्ट लगाएं तो उसको भी इंक्रीज़ किया जा सकता है। और जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, त्रिंजन का भी एक बड़ा रोल है इसमें, जो इंस्पिरेशन और एक मोटिवेशन और जो काफ़ी चीज़ें त्रिंजन के रूप में देख पा रहे हैं कि जो स्केल अभी हम एज ए किसान, एज ए फार्मर गांव में या पीछे दूर के इलाकों में बैठे हैं, वो शायद इतना विजुलाइज या देख नहीं पा रहे जितना कार्य जो आगे का एक प्रोसेस है, सारा प्रोसेसिंग का, उसको तैयार करने का, उसका फैब्रिक बनाने का, उसको मार्केट करने का, उसको आगे प्रेजेंट करने का, जो
उत्तेजन कर रहा है एक बड़े स्केल में। और फिर जो बेसिक गाँव के जो लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है इसमें, कितनी बड़ी टीम काम कर रही है, तो वो एक बड़ी इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं कि उनको एक जितना भी सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकें वो किया जाए। तो ये एक प्रेरणा मैं मानता हूँ, मेरी पर्सनल एक मोटिवेशन इसमें ये रही थी। अच्छा धीरज भाई, खेती से पहले आप क्या करते हो? खेती में जुड़ने का कैसे आपको एक बार ट्रांसफॉर्मेशन हुई और क्या क्या आपने बदलाव महसूस किए अपनी जीवन शैली में कुदरती खेती के साथ जुड़ने के बाद? जी, मैं सौरभ जी, पहले मेरे पिताजी भी सर्विस में थे और हम वैसे हरियाणा में एक रोहतक शहर है, तो वहीं पे मेरी पढ़ाई और कॉलेज वगैरह सब वहीं पे रहा और काफ़ी कम आना होता था गांव में। तो मैं कभी कभार, कभी कोई 5-6 सालों में कभी आ जाते थे। लगभग खेती हमारी सब ठेके वगैरह पे दे के, मतलब खेती से जुड़े ही नहीं थे। हालांकि मेरे परिवार में काफ़ी लोग हैं जो अब भी हैं और पूर्ण रूप से खेती में इन्वॉल्व रहे, बट मेरी फैमिली, मेरे फादर साहब और हम सब बाहर रहे। और 14 में मैंने अपनी सर्विस से मैंने जो है रिटायरमेंट दी, बिकॉज मुझे उतना उसमें एक पूर्ण मतलब एक अटैचमेंट इतनी नहीं हो पा रही थी, जो एक्सपेक्टेशन मेरी थी वो पूरी नहीं हो रही थी। सर्विस में आने के बाद मैं आउटडोर और माउंटेनिंग वगैरह कई इन चीज़ों से जुड़ा रहा था जी। और उनमें जाता तो काफ़ी मेरे को 1-2 पुराने समय भी बड़े फार्मर्स मिले, वो मतलब कि फार्मिंग के साथ साथ पर्वतारोहण इन चीज़ों से जुड़े रहते थे और उन्होंने भी मुझे इंस्पायर किया कि भाई आप खेती में जाइए, खेती में जुड़िए। बट उस समय मेरी हिम्मत नहीं होती थी जी। और एक मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, मैंने 18 के अंदर जब मैं फिर 3-4 साल दिल्ली रहा, उसके बाद मैं ऑरोविल एक जगह है पौंडीचेरी में, वहाँ गया। वहाँ पे मैंने असल में जाके पहली बार खेती करने का एक्सपीरियंस लिया और वहाँ पे जो फार्म था ऑर्चर्ड के नाम से, तो वहाँ सारा ऑर्गेनिक खेती बाड़ी की जाती है। तो वहाँ से बड़ी इंस्पिरेशन मिली कि किस प्रकार से बिल्कुल निर्जीव मिट्टी को लोगों ने अपने प्रयत्न के द्वारा उसमें जीवित उसको किया और फिर उससे जो प्रोड्यूस है, उससे जो ह्यूमंस या जो भी लोग उससे जुड़े हैं मिट्टी से, वो सब उनमें एक जो है मतलब कि एक ऊर्जा का किस प्रकार से संचार हुआ और एक पूरा इकोसिस्टम किस प्रकार से क्रिएट हुआ। तो वो बड़ा मेरे लिए इंस्पिरेशन था। मुझे लगा कि यार और कुछ करने से अच्छा अपने गांव जाके, खेत जाके एटलीस्ट ये चीज़ ही मैं अगर स्मॉल स्केल पे करूं तो शायद जीवन में कुछ ना कुछ मैं एक अच्छा काम करके शायद एग्जिट कर सकता हूँ जी। तो ये एक बड़ी प्रेरणा रही जी। अभी आपको कैसा लगता है जब आप कुदरती खेती करते हैं? दिनचर्या अपनी आपने कुदरत के अनुसार बनाई हुई है और किस तरीके से आप आगे देखते हैं इस चीज़ को? वैसे तो हाँ जी सौरभ जी, मैं तो मानता हूँ मुझसे बड़े बड़े और विद्वान और बहुत ही एक्सपीरियंस सुरेंद्र पाल जी, विनोद जी, अनिल जी और काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो मैं शायद अभी तक मिल भी नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बहुत ही मतलब कि एक मैं मानता हूँ एक कहेंगे बड़े गुरु लेवल का कार्य कर रहे हैं खेती में। तो मैं तो बिल्कुल ही अभी बच्चे से भी छोटा एक मतलब कि जन्म ना लिया इस प्रकार का ऑर्गेनिक फार्मर जी, ठीक है। और लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरा एक मेन मानना ये है कि ऑर्गेनिक खेती में जो मेरा एक एज ए इतने समय एज ए आउटसाइडर जो मैंने जीवन व्यतीत किया, फिर फार्मिंग में आया और अब मेरी आय पूर्ण रूप से खेती की आय पर निर्भर है। तो मेरा ये मानना है जब तक प्राकृतिक खेती में किसान की जो आय है वो केमिकल फार्म के बराबर या उससे बेटर नहीं होगी, तब तक प्राकृतिक खेती एक कामयाब खेती में मेरे विचार से होना काफ़ी मुश्किल होगा। कुछ लोग जो इसमें एक जुझारूपन से एक बहुत ही एक फिलॉसफिकल एक आइडिया से जो लगे हुए हैं, वो बहुत ही मतलब कि सीनियर लेवल के लोग हैं। और वैसा लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, हर एक किसान जिसकी आय खेती पे निर्भर है, जब तक इसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो मेरा भी मानना है कि अभी तक निकल पाना बड़ा मुश्किल है जी। फिर जो लर्निंग कर्व है खेती बाड़ी का, वो बहुत एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उतना धैर्य आजकल समाज में रहा नहीं है जी। लोग हर कोई एक शॉर्ट, मुझे भी लगता है, मैं भी एक पर्सनली मानता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म हमें चीज़ें दिखती है, तो वो एक धैर्य भी डेवलप करना। और उस वजह से मुझे लगता है कि केवीएम और ऐसी संस्थाएं जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब कि एक रोल प्ले करती है, जिनके बिना ये इकोसिस्टम मतलब खड़ा कर पाना काफ़ी मुश्किल है। किसान अपना समय नहीं निकाल पाता और जब तक इस प्रकार की संस्था या जो है सपोर्ट सिस्टम होगा तभी ये चीज़ें एक्टिव हो पाएगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई जो प्रोड्यूस हो वो आइदर तो आप कंजम्पशन खुद की कर रहे हैं या अदर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस है उसको अगर प्रॉपर सेल करने का एक चैनल कहीं ना कहीं मिले, तो वो मुझे लगता है बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। ज़रूर इस पे काम करना चाहेंगे, साथ मिलके करेंगे। और जैसे कि आप काफ़ी युवा अवस्था में इस क्षेत्र में आए हैं और
आप एक अलग तरीके का बदलाव महसूस कर रहे हैं, तो हमारे हाँ जी। युवा साथियों के लिए खासकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा मानना है कि मैं जैसे लगभग सिटी में ही रहा हमेशा, और फिर दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, केरला, चेन्नई में काफ़ी मतलब कि समय बाहर ही मैंने स्पेंड किया है। और अब पिछले 3-4 सालों से जब से मैं गांव आया हूँ, तो जो लाइफ स्टाइल, जो जीवन शैली गांव की है और जो शहर की है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। और हर एक व्यक्ति का, हर एक प्राणी का अपना अपना स्वभाव होता है। पर मुझे लगता है, एज ए पर्सनली मेरा मानना है कि मेरा जो स्वभाव है उसमें जो ये दिनचर्या, गांव की शैली, जीवन शैली जो है वो बहुत ही एडॉप्टिव है। शहर का जीवन और जो शहर की भागो भाग की ज़िंदगी है, शायद मैं उसके लिए नहीं बना था, और इसलिए मैं काफ़ी स्ट्रगल भी कर रहा था, बट मैं वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन कभी प्राप्त नहीं करी। अब हालांकि कुछ ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत कुछ करा है या कुछ वो है, ये तो मतलब कि वो है कि जी अभी तक तो शुरुआत ही है, बट फिर भी ये है कि एक आत्म संतुष्टि जो प्राप्त होती है, आप अपने कार्य को करने के एक दिन के कार्य से भी जो आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, वो अचीवमेंट जो है वो खेती से जुड़ने के बाद मुझे ज़रूर प्राप्त हुई। अन्यथा जो है गोल हमेशा रहता था कि यार ये करेंगे, फिर ये होगा, फिर ये, वो फ्यूचर में रहता था। अब मुझे लगता है कि वो प्रोसेस ही ऐसा है कि भाई आप अपने कार्य से ही काफ़ी संतुष्टि प्राप्त होती है। जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि कृषि और अध्यात्म, इन दोनों को जोड़ के आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप काफ़ी आध्यात्मिक इंसान हैं, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि कृषि और अध्यात्म को आप किस तरीके से जोड़ के देखते हैं? कृषि और अध्यात्म मेरे ख्याल से, असल में सौरभ जी मेरा तो मानना है कि कृषि एक ऐसा व्यवसाय, एक तरह से अगर कहें तो बचा है, जिसमें व्यक्ति के पास इतना समय बचता है कि वो कुछ अन्य चीज़ों के ऊपर विचार कर सके, और जब विचार करेगा तभी उनके ऊपर कुछ चीज़ें आगे होगी। क्योंकि गांव की अर्थव्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलती है, बट गांव के लोग अभी तक उसको वैल्यू नहीं कर पा रहे, वो शहर के जीवन की तरफ भागते हैं।